कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि बीपीएससी का हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं लोग। और ये किरण पब्लिकेशन का देखिए कि अभी तक 6 तक आ चुका है। ये 7वां टेस्ट है तो इसे देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौर्य शासन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें गलत बताना है। पहला में दिया गया है मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य का भ्रमण किया था। देखिए कि मेगास्थनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक भारतीय वृत्तांत लिखा है। और ये देखिए कि सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका भेजा गया था एक राजदूत के रूप में। तो ये आपका देखिएगा कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में तो आया था, ये आपका सही है। द्वितीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ था, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि पहला आपका जो बौद्ध संगति होता है आजाद शत्रु के काल में होता है, आजाद शत्रु। दूसरा का होता है काला शोक के काल में। और तीसरा का होता है आपका अशोक के काल में। तो ये दूसरा का दिया है तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि शिलालेखों में उल्लेखित प्रांतीय राजधानी स्वर्णगिरी साम्राज्य के उत्तर प्रांत में स्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तर प्रांत में नहीं, दक्षिण प्रांत में था। और ये कर्नाटक के जो कोलार है, सोने के खदान को उस समय बोला जाता था। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए कि उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनसे संबंधित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें बताना है कि किनसे संबंधित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। पहला में दिया है गेंडे की उपस्थिति, ये प्राप्त हुआ था। एस्टीटाइन सिक्के, ये भी प्राप्त हुआ था। लौह का व्यापक उपयोग, सिंधु घाटी सभ्यता में लौह का व्यापक उपयोग नहीं मिला है। यहाँ तक कि लौह का बहुत यह कहें कि नहीं के बराबर मिला है, नहीं ही मिला है। उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था। तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों मिला था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तीसरा का देखिएगा, निम्नलिखित साम्राज्य में से कौन सा कन्या साम्राज्य के समकालीन था। तो कन्या साम्राज्य के समकालीन देखिए कि सातवाहन था लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि ये दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ था लोग। और गुप्तों के ये सामंत था लोग, बाद में एक बड़ा क्षेत्रफल पे अपना शासन करता है लोग। और देखिए कि सातवाहन के द्वारा ही आपका शीशे का सिक्का चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और अधिमई शब्द संदर्भित करता है। तो कैडेसियर और अधिमई शब्द क्या संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका गुलाम के रूप में काम करने वाले निम्न जातियों के लोगों को ये बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनानी दूत मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा किसे कहा था। तो इसके अनुसार पोलीब्रोथा ये नगर को बोला था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश दुनिया के सबसे बड़े मीथेन उत्सर्जक में से एक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये आपका इंग्लैंड के हैं। और फास्ट गेंदबाजी में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं। तो ये आप याद रखेगा। ऐसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे ज़्यादा विकेट टेस्ट में मुरलीधरन के द्वारा लिया गया है। लेकिन अगर तेज गेंदबाज का बात किया जाए तो आपका जेम्स एंडरसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और देखिएगा कि यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। तो सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, देखिए पहला ये आपसे पूछा गया है, इसमें नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। ये आपका एकदम सही हो जाएगा। और देखिए कि जब नादिर शाह आक्रमण करता है 1739 में, तो उस समय मुगल शाही शासन था आपका मुगल का। दूसरा का में दिया गया है कि अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये आपका गलत हो जाएगा। ये पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल में होता है। इस समय देखिए कि शाह आलम द्वितीय था
मुगल का शासक, तो ये आप याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। तो पहला सही है और दूसरा का गलत है। तो इसमें पूछा गया था सही, तो ये इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, और इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ विद्वान और एक तरफ उनकी कृति, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया जो किताब है उसके बारे में। तो देखिए कि पाणिनि जो थे ये आपका अष्टध्यायी के लेखक हैं, तो एक आपका 4 हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। वारा मिहिर के द्वारा, इनके द्वारा वेदांग ज्योतिष लिखा गया है, तो आपका अच्छा वारा महिर दिया है तो वेदांग ज्योतिष नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका बृहद संहिता, तो ये हो जाएगा। और लगाचार के द्वारा देखिएगा कि वेदांत ज्योतिष लिखा गया है, और कलहंस के द्वारा राजतरंगी लिखा गया है जो कश्मीर का इतिहास है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को शेरशाह ने भू राजस्व एकत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो शेरशाह के द्वारा देखिएगा कि आपका अमीन को किया गया था, और आज भी देखिए कि अमीन के द्वारा ही ये आपका खेत वोत चाहे ये ज़मीन होता है उसमें मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मुगल काल के संदर्भ में उम्दा ए आजम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये देखिएगा कि आपका उच्च पदस्थ मानसबदार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सूफीदीन यहाँ का मज़ार कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, ये मानेर में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और पटना से ये 25 किलोमीटर दूरी पे है। आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो आत्मसम्मान आंदोलन देखिए कि 1925 में तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था, और ये ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन देखिए कि जो वहाँ पे नीचे कास्ट के थे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद जो सामाजिक और भी कार्य थे उसमें रुकावट आ रहा था, यानी छुआछूत से संबंधित। तो इसी को लेकर 1925 में इनके द्वारा ये शुरू किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई। तो ये तो आप भी जानते हैं कि ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय महात्मा गांधी को मंच पे बुलाया गया था और भाषण देने के लिए। तो ये आपका देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से वो वकालत करके आए थे, और ये पहली बार भारत में 1914 की 15 के आसपास में मंच पे भाषण दिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। तो इसमें देखिए पहला दिया गया विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। ये होम रूल मांग कर रहे थे लोग, और देखिए कि ये इनका नहीं था। संवैधानिक आंदोलन ये सही था। धीमी व्यवस्थित और राजनीतिक प्रगति ये भी सही था, लेकिन ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किनसे प्रेरणा ली थी। तो देखिए कि ये प्रेरणा लिए थे आपका वेदों से। तो देखिए कि इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के साथ स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय में ये किया गया था, और देखिए कि ये 1920 के आसपास में हुआ था। इसमें गांधी जी के द्वारा बताया गया कि जैसे सरकारी कोई नौकरी कर रहा है तो वो भी नौकरी छोड़ दे और सरकार का सहयोग छोड़ दे। जितना भी कोई है कर्मचारी या कोई भी, तो सरकार का नौकरी छोड़ देना है, और साथ में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है। तो ये असहयोग करने के लिए ये आंदोलन लाए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट विनियम अधिनियम 1773 पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल पद पर मनोनीत किया गया, यानी कि उनको यहाँ पे लाया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को वारिंग हेस्टिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। वारिंग हेस्टिंग को बनाया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस आदिवासी नेता को धरती आबा विश्व के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? तो देखिए कि कांग्रेस के द्वारा पहली महिला अध्यक्ष आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना गया था। और किनको चुना गया था? तो देखिएगा कि एनी बेसेंट को चुना गया था। तो एनी बेसेंट याद रखिएगा कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस के, और कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में 1917। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है कि पहली भारतीय महिला कौन अध्यक्ष बनी थी? तो आपका 1925 में देखिएगा कि सरोजनी नायडू को बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था? तो महात्मा गांधी तो थे इसमें, डीजे रीड भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह इसमें नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसमें मिलान करना है, एक तरफ मंदिर और एक तरफ किसके द्वारा निर्मित हुआ है। तो इसमें देखिए कि बादामी गुफा ये चालुक्य के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो ए का आपका 1 हो जाएगा। एलोरा जो है ये राष्ट्रकूट के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो बी का आपका 4 हो जाएगा। और खजुराहो देखिएगा कि ये चंदेलों के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो सी का आपका 2 हो जाएगा। और महाबलीपुरम ये पल्लव के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो ये अब देखिएगा कि ये हो जाएगा आपका डी का आपका हो जाएगा 3। तो मिलान किया जाए, 1 का ए, बी का 4। तो अगर ऑप्शन देखा जाएगा इधर, तो देखिए कि 1 का ए, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो बी ऑप्शन हो जा रहा है सही। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। तो यानी कौन सा विकल्प गलत है? पहला में दिया गया है, इसे आधिकारिक तौर पे भारतीय संविधान आयोग के रूप में जाना जाता था। ये एकदम सही है। थोड़ा सा साइमन कमीशन के बारे में हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो देखिए कि साइमन कमीशन आपका 1927 में आया था। और क्यों आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के जांच करने के लिए आया था। और देखिए कि इसको आना था 1928 में, लेकिन 1 साल पहले आ गया। तो पहला तो ये कारण था। दूसरा का कारण था कि इसमें जितने भी 7 सदस्य थे, सातों अंग्रेज थे। इसी के कारण इसका विरोध भारत में देखने को मिलता है। तो देखिए कि आपका ऑप्शन पहला सही है। दूसरा का देखिएगा, इसका संविधान भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही प्रदान किया गया था। ये आपका सही है। इसका कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि सभी पार्टी के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और राइट आंसर तो इसका आपका सी ही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही बचाना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट क्या था? तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा कि ये आपका लंदन में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र था। तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बिहार में वहाबी आंदोलन के दौरान किस नेता को काला पानी अंडमान द्वीप भेजा गया था? तो देखिए कि अंडमान द्वीप पे जो जेल था उसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए कि 1865 में पटना में आंदोलन करने के कारण इसमें आपका देखिएगा कि सैयद अली हो जाएंगे, अहमदुल्ला भी हो जाएंगे, और अब्दुल रहीम ये आपका नहीं होगा। तो 1 और 2 सही है, बी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 1 से अधिक। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो देखिए कि अनुशीलन समिति का स्थापना सचिन नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला है? तो ये तो आप भी जानते हैं, अरावली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अरावली का देखिए कि मेन जो हिस्सा होता है ये आपका राजस्थान में पड़ता है, और इसके अलावा भी देखिए कि दिल्ली में भी पड़ता है। अरावली का अगर कुल क्षेत्रफल देखिएगा तो 600 लगभग 92 किलोमीटर के आसपास में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है? तो देखिए कि इसे क्रेटर झील के रूप में जाना जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। और ये आपका कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी, जिसका सर्वोच्च चोटियों में से एक रूप में स्थित है? तो ये आप देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गढ़जात पहाड़िया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
और गठजात पहाड़ियाँ देखिए कि एक निचली पहाड़ी है और पठारों से घिरा हुआ घास के मैदानों द्वारा बनाई गई एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि छोटा नागपुर में पड़ेगा। और छोटा नागपुर आप जानते हैं कि झारखंड में है। तो गठजात पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये बताना है कि म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए कि मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर तो सीमा साझा करता ही है, आपका सिक्किम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए कि म्यांमार के साथ सीमा अगर देखा जाए तो 1643 किलोमीटर का लंबा सीमा पड़ता है। हालांकि सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। और इसमें देखिए कि आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को ये यानी 4 राज्यों से ये सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है यूरोप गेनीमेड, कैलिस्टोनो और आयो के चंद्रमा है। तो इसके चंद्रमा ये यानी कि ये किसके चंद्रमा है? तो ये आपका बृहस्पति के चंद्रमा है। देखिए कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि ग्रह से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो ये याद रखिएगा। और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। और देखिए कि पृथ्वी के भग्नी, पृथ्वी के वाहन के रूप में भी जाना जाता है। वरुण ग्रह सबसे लास्ट में अंतिम में देखिएगा कि वरुण ग्रह है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और अच्छा, वरुण दिया गया है तो ये आपका अंतिम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील देश के साथ सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा झील किस देश में नहीं है। पहला में दिया गया है बलखस या बालखास झील, ये कजाकिस्तान, एकदम सही है। टीटी काका झील बोल्विया और पेरू के बीच में है, ये भी आपका सही है। बैकाल झील देखिए कि यूक्रेन दिया है, जबकि बैकाल झील आपका रूस में पड़ेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कि हुरान झील अमेरिका में है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें बताना था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा जो है निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो ये किस देश में बहती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाली मेगा महासागर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा ये आपका हो जाएगा पंथलासा हो जाएगा, पंथलासा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल जिसे एक्सोस्फीयर के रूप में भी जाना जाता है, वायुमंडल के किस परत के ऊपर स्थिर है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि थर्मोस्फीयर के ऊपर ये स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? तो शीत महासागरीय जलधारा का अगर बात किया जाए तो ये आपका कैलिफोर्निया जलधारा हो जाएगा। बाकी देखिए कि ब्राज़ील जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, ये सब आपका शीत महासागरीय जलधारा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी कि समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है? तो इसमें देखिए कि जो सुंडा गर्त है ये आपका अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा भारत में पूछ रहा है, बिहार में नहीं पूछ रहा है, तो ये आपका शेरछिप हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो ये मिजोरम राज्य में है, तो ये याद रखिएगा। और इसका देखिए कि 98.23% उस समय था 2011 में। तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये पूछ सकता है क्वेश्चन। और बिहार में देखिएगा तो बिहार में आपका हो जाएगा रोहतास। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो देखिए कि मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार आपका केरल में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। केरल का नाम अब बदल के केरलम कर दिया गया है, तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि चेचू वन सूची जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। और देखिए कि ये संकटग्रस्त जनजाति है, लगभग ख़त्म होने पे आ गया है, 50,000 से भी कम आबादी अब हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है? तो आप भी जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार का फसल होता है, एक आपका खरीफ हो जाएगा, दूसरा का देखिएगा कि आपका जायद हो जाएगा, और जायद के बाद आपका रबी फसल आता है।
तो इसमें देखिए कि जो खरीफ होता है ये आपका मार्च अप्रैल से लेके जून जुलाई से लेके आपका सितंबर अक्टूबर तक होता है। और जायद जो होता है ये मार्च अप्रैल में होता है और ये आपका हो जाएगा नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक होगा, तो ये आप याद रखेगा। और खरीफ फसल में आपका चावल आ जाएगा, चना आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जायद में ककड़ी, खीरा ये सब आता है। रबी में आपका गेहूँ प्रमुख फसल है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि सोयाबीन हो जाएगा। इसमें खरीफ फसल कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो सोयाबीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कागज उद्योग केंद्र सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है अमलाई। अमलाई आपका छत्तीसगढ़ में है और इसमें दिया गया है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में। तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलारपुर महाराष्ट्र में है, वज्र राजनगर ये उड़ीसा में है। तो ये दोनों सही है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य ईख उत्पादक जिला है। तो बिहार का ईख उत्पादक अगर जिला का बात किया जाए तो ये आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। और देखिए पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा जिला है। और साथ में याद रखना है कि पश्चिम चंपारण जो है यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। गोपालगंज से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि लिंग अनुपात सबसे अच्छा है बिहार में, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत समुद्री ककड़ी को संरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अनुसूची 1 के तरफ रखा गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो देखिएगा कि वित्त आयोग द्वारा संसद को उन सिद्धांतों पर सिफारिश करने की आवश्यकता होती है जिसके तहत केंद्र द्वारा राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल किया जाता है। ये आपका एकदम सही है। और देखिए कि आपका 41% जितना भी केंद्र के पास आता है पैसा, उसमें से 41% आपका राज्यों में बंटवारा किया जाता है। और आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा 280 में इसके बारे में बताया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये काका कालेकर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये सब तो देखिए कि आपका विविध क्वेश्चन के टाइप में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में दिया गया है अध्यादेश के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहारता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। तो ये राय लेते हैं आपका निर्वाचन आयोग से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में दिया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। कौन सी है ये आपका सही पूछ रहा है। तो देखिएगा कि वो प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करते हैं। एकदम सही है। जब भी चुनाव होता है तो पहला जो सत्र होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही कथन बताना है। पहला में सही कथन चुनना है। तो देखिए कि राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये आपका एकदम सही है। तो ये आप याद रखेगा, आर्टिकल 174 में इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो इसमें आपका देखिएगा कि कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था। और 3 शब्द कौन सा हो जाएगा, तो संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। इसमें आपका समाजवादी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, पंथ निरपेक्ष और
आपका संप्रभु इसमें नहीं दिया है। तो ये 3 शब्द याद रखेगा, इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमिलित युग पहचान करना है। तो इसमें आपको बताना है कि नीति निर्देशक से संबंधित कौन सा ये आर्टिकल होगा। तो देखिए कि आपका इसमें सही पहचान करना है। तो आर्टिकल 42 भी आपका इसमें आता है, लेकिन ये सब गलत है। आपका पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नीति निर्देशकता तो देखिए कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, लोकसभा सचिवालय निम्नलिखित में से किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य सरकारों की इच्छा पे छोड़ दिया गया है। तो ये देखिए कि आपका पिछड़े वर्ग का आरक्षण, तो ये आपका राज्य सरकार पे छोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका मौलिक अधिकारों का परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, भारत में नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा संसद को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल खा को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी। तो देखिए कि ये आपका 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हो जाएगा। ये आपका काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका काकोरी में किया गया था 1925 में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, विश्व बैंक द्वारा मार्गदर्शित अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका देखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का तुलना करना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पॉवर्टी डिक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी एक ऐसी संस्था है जो गरीब देशों को ऋण प्रदान करती है। ये किसके प्रशासक नियंत्रण में कार्य करती है। तो ये देखिएगा कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये प्रकाशित किया जाता है आपका खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो सी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन का अगर बात किया जाए तो निम्नतर रिजर्व रेपो दर हो जाएगा और सीमांत अस्थायी सुविधा दर की ऊपरी सीमा दर के बीच का क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज के अंतर्गत मूड 4 संदर्भित करता है। ये आपका संदर्भित करता है एक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से दूसरे के क्षेत्र में व्यक्तियों की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो देखिए कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक अगर देखा जाए तो मिर्जा गुलाम अहमद थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से किसकी अवस्थिति सबसे अधिक दक्षिणीवर्ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पणजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलवायु अनुकूल और कर्म कार्बनिक विकास पथ विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो देखिए कि भारत का पहला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, राजगीर के जैव मंदिर के किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका प्रमाण देखिएगा कि आपका कौन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजगीर में जो जैन मंदिर है उसमें इसके द्वारा दान किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में कौन सा महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा देखिएगा कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्य
सभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता के समान। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो देखिएगा कि आपका सर्च लाइट में भी किया जाता है, नाक कान दांत के जांच में यानी कि इसके डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, हेडलाइट में किया जाता है। तो देखिए कि दो सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में देखिएगा कि दिया गया है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है, ये आपका सही है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, अच्छा, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ये आपका गतिज ऊर्जा में नहीं बदलता है। बिजली का जो पंखा होता है विद्युत ऊर्जा को आपको गतिज ऊर्जा में बदलता है, ये उल्टा दे दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का यहाँ चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है, स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है, एकदम सही है। ये आपका विरूपण सदैव विरूकारी बल के समान अनुपाती होता है, ये भी आपका सही है। बर्नौली के नियम अनुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है, ये भी आपका सही है। तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आपका सत्य कथन इसमें से बताना है। पहला में दिया गया है, यह मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर ऊर्जा योजना है, ये आपका देखिए कि ये आपका सही है। दूसरा का में देखिए, इसका लक्ष्य हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशनी करना है, ये ऐसा नहीं करता है। ये आपका देखिएगा कि 7500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश में इसमें किया गया है, और देखिए कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ये वादा करता है। तो ये आपका 200 नहीं होगा, 300 होगा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और विचार करना है, इस पर बताना है। तो इसमें देखिए कि उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे थी, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि स्वामी सहजानंद किसान के नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है, मिफ़ात उल फुतूह की रचना किस मध्यकालीन लेखक ने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण देव राय हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, किसी पदार्थ के कणों की गति आमतौर पर तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए उत्तरदायी होता है आपका गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए कि 2 परिवर्तन आप जरूर समझिएगा, एक रासायनिक परिवर्तन होता है और एक भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि कोई भी वस्तु है एक फॉर्म से दूसरा का वस्तु में अगर चला जाए तो फिर से वो पुनः उस फॉर्म में नहीं आ सकता है। जैसे कि देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका सब्जी है, तो जब सब्जी हम बना देंगे, तो जो जैसे आलू का सब्जी है, तो आलू का सब्जी बना देंगे तो फिर से चाहेंगे कि आलू में बदल जाए तो नहीं बदलेगा। वैसे ही अगर लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी जल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा या राख हो जाएगा, तो राख से फिर चाहेंगे लकड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरा का फॉर्म में चेंज हो जाए फिर उस फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि देखिएगा ये आपका आइस जो है, आइस क्यूब, इसको अगर हीट दिया जाए तो ये पिघल के पानी हो जाता है, फिर इसको अगर चाहें तो फिर से इसे आइस क्यूब में बदल सकते हैं, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का पिघलना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा देखिए कि गैसों का माप किया जाता है कि कितना दाब है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
दूध का अपेक्षित घनत्व तो ज्ञात किया जाता है किसमें, तो लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर में द्रव का उसमें आर्द्रता मापा जाता है, और बैरोमीटर में वायु दाब मापा जाता है, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो अगर देखा जाए पहला में आपका, तो अटलांटिक महासागर में देखिए कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक परास अधिक है, तो ये देखिए कि ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें प्रशांत महासागर में ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रशांत महासागर बड़ा भी है और ये भूमध्य रेखा के पास में भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कारक देखिए, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर का आकार बड़ा है, ये आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणु नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन सा तत्व एक परमाणु नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हाइड्रोजन है, ये एक परमाणु नहीं है, बाकी हीलियम, थोरियम, नियॉन ये सब परमाणु हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों की संयोजकता एक होती है, तो ये आपका देखिएगा कि सोडियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक बहुलक है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि ये आइसोप्रीन का ये बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिगरेट लाइटर्स में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में देखिएगा कि आपका ब्यूटेन प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका देखिए कि जीनोन गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन बताना है। देखिए पहला में दिया गया है एक स्वतंत्र जीव है, तो इसका ये तो नहीं होगा, ये स्वतंत्र जीव नहीं होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए कि आपका वायरस में न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या प्रोटीन आरएनए ये सब पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें आपका राइबोसोम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दवाइयों के पैकेट में सिलिका जेल के छोटे कणों के अक्सर विद्यमान होने का क्या उपयोग होता है, यानी कि उसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए कि ये पैकेट में नमी को सोख लेता है इसी के कारण, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजोटोबैक्टर और कोलोडियम निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित करते हैं, तो ये देखिएगा कि आपका अमोनिया में गैसीय आणविक नाइट्रोजन का ये परिवर्तित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो ये आपका स्टेपीज हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये कान में पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो विटामिन ए देखिए कि आपका यकृत में भंडारित होता है और विटामिन ए के कमी से रतौंधी का बीमारी होता है, तो ये भी आप याद रखेगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है या आम भी होता है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है, तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 से लेके 80 के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टाइन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि इंसुलिन के कमी के कारण आपका डायबिटीज रोग होता है, तो ये आप याद रखेगा। आपसे पूछ सकता है कि मधुमेह रोग किसके कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो देखिएगा कि इसमें आपका फास्फोरस तो होगा ही, आयोडीन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, क्लोरीन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों, अच्छा अस्थि और दांतों दोनों के लिए मजबूती के लिए निर्माण हो रहा है, तो क्लोरीन होना चाहिए, आपका आयोडीन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये देखिए गेहूं का अंकुरित तेल ये आपका विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है और विटामिन ई के कमी से बाझपन रोग हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 94 के बाद 95 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो ये तो आप भी जानते हैं कि रक्त दो प्रकार का होता है, एक आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल बोला जाता है, और ये देखिए कि ऑक्सीजन प्रवाहित करता है हमारे शरीर में। वहीं पे दूसरा का रक्त होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल बोला जाता है, और ये देखिए कि आपका संक्रमण से हम लोगों को बचाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों से दूध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऊपर भी हम लोग देखे थे लोग। और देखिए कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा देखिए कि आपका वसा में कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए कि काम चल रहा है बगल में, तो उसका थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों के प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कौन सा हो जाएगा। तो ग्लूटीन हो जाएगा। तो देखिए कि गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धता की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे बोला जाता है आपका डायलिसिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है आती है। तो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है कहाँ से आती है। तो ये आपका हो जाएगा जल से आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो चलिए मिलान किया जाए। इसमें दिवस दिया गया है और इसमें तिथि दिया गया है, यानी कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए कि पहला में वन्यजीव दिवस दिया गया है। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कि 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वेधशाला गलत सुमेलित है। तो ये बताना है कि कौन सा खगोलीय वेधशाला वहाँ पे नहीं है। तो आपका देखिए पहला में दिया गया है हेनले वेधशाला, ये लद्दाख में है, एकदम सही है। मराक वेधशाला हिमाचल प्रदेश, ये कि जो मराक वेधशाला है ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। देवस्थल वेधशाला उत्तराखंड सही है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी हो जाएगा। तो पीवीसी का जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है। और देखिए कि पीवीसी का मतलब क्या होता है। तो पोलिनाइल क्लोराइड होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बताना है। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को धोने वाला सोडा के रूप में जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। सिरका में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आपका एकदम सही है। देखिए कि चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा एक सुंदर -1 है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका मैंग्रोव वन हो जाएगा। कोरिंगा एक सुंदर मैंग्रोव वन है जहाँ गोदावरी बंगाल के खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलता है। ये आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा कोरिंगा। और जो देखिए कि मैंग्रोव वन आपका बंगाल में है जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। तो उस पेड़ के नाम पे सुंदरवन रखा गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन आपका पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें गलत बताना है कि गलत सुमिलित कौन सा है। तो इसमें देखिए कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, एकदम सही है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा में है, ये भी सही है।
उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण। उदयपुर ये आपका पूर्वी चंपारण नहीं होगा, पश्चिमी चंपारण में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 5-24 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 9-80 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार आपका 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए कि अगर 5 का हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा और 25 माइनस 1 आपका 24 हो जाएगा। वैसे ही 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा और 81 माइनस आपका 1 करेंगे तो 80 हो जाएगा। वैसे ही 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा किया जाए तो देखिए कि अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, यदि इतना एक समीकरण दिया गया है और तो आर का मान निकालना है, तो ये तो आपका बोडमास नियम पर आधारित है, बहुत आसानी से निकल सकता है। तो इसे आप निकाल लीजिए और ये निकालिएगा तो कितना आएगा, 67 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन, सगुल प्रज्ञा यति लवी साबिक फ्रूटी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मान लीजिए कि एक वृत्ताकार मेज है ऐसे और एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सगुन प्रज्ञा के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो देखिए इसमें सिटी अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप किसको बैठाइएगा, प्रज्ञा को बैठा दीजिए और उसके बाद उसके बाएं सगुन को बैठा दीजिए। ऐसे ही करके आप सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि सगुन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रूटी बैठी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 फरवरी 2010 को सोमवार है तो 7 जुलाई 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,000 रुपये की धनराशि 9800 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगनी हो जाए तो 4 वर्षों में उसकी मूलधन राशि कितना हो जाएगा। तो देखिए कि 1800 बढ़ा है कितने दिनों में, 3 वर्षों में। तो इस पर आप निकाल सकते हैं। तो इसका दर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, दर बराबर कुल आपका दूरी यानी कि कितना ये लगेगा, उसके बाद आपका मूलधन इंटू समय हो जाएगा। तो 1800 दिया गया है और इसके बाद देखिए कि 100 आ जाएगा, नीचे 8000 इंटू 3 आ जाएगा और इस पर निकाल दीजिएगा आपका कितना आ जाएगा, तो 12,800 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 112 के बाद अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए कि एक कूट भाषा में ये लिखा गया है, इसके बाद क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग मिलान करेंगे तो देखिए कि यहाँ H मतलब 8 होता है, J मतलब 10 होता है, L मतलब 12 और N मतलब 14, 14 और 2 16। तो 16 पे कौन सा होता है, तो आपका 16 पे P होता है। तो P किसी में दिया ही नहीं गया है तो आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि एक घन के आकार के डिब्बे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 300 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। तो इसका आयतन अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका, इसका कितना दिया है, 300 दिया है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आप इसे निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर 115, EH11 दिया गया है और देखा जाए कि CG ये 16 दिया गया है। तो एक कुट भाषा में उसी प्रकार J15 H20 आपका HT20 से संबंधित है। तो समान तर्क के अनुसार FN13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका E मतलब क्या होता है, E जो है ये आपका EH और 11 दिया गया है, यहाँ पे 16 दिया गया है। तो E आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिएगा कि 2 घटाया है और यहाँ पे भी 2 घटाया है, लेकिन यहाँ पे 5 बढ़ाया है। तो इसी प्रकार अगर करेंगे लोग तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यदि अच्छा एक समीकरण यहाँ पे दिया गया है और इसमें आपस में बदलना होता है, जैसे कि प्लस के जगह पे माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो बदलिएगा, उसके बाद बोडमास नियम पर ये निकाल लीजिएगा। ये आपका इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दी गई तालिका के अनुसार प्रतिदिन जॉगिंग करता है
तो ये आपका तालिका दिया गया है। और इतना ये आपका देखिएगा कि एक सप्ताह में व्यक्ति द्वारा जॉगिंग की गई माध्य की दूरी है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका देखिएगा कि आपका सभी को जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7 सभी को जोड़ के और 7 से भाग दे दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो सभी को जोड़िएगा 21 आएगा, 7 से भाग दीजिएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिएगा कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है, ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा PM आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य देखिएगा कि किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अप्रैल 2015 में बॉब स्क्वायर ड्राइंग डिपॉजिट किस भारतीय बैंक द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अप्रैल 2025 में वैश्विक जलवायु निगरानी के लिए ब्लू अर्थ उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो ब्लू देखिएगा अर्थ ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है आपका असम में किया गया है, असम के गुवाहाटी में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस भारतीय संस्थान को 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या समझाएंगे, करंट अफेयर का जो क्लास चलेगा उसमें देखिएगा, उसमें अच्छा से समझाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किए थे? तो इनके द्वारा शिलान्यास किया गया था आपका पटना में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। कथन में दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 3 भाषाओं के सूत्र की व्यवस्था करता है। ये आपका देखिएगा कि ये तो सही है। इस नीति के अनुसार स्कूल में पढ़ाई जाने वाली तीनों भाषाओं के भारतीय भाषा होना अनिवार्य है। ये आपका ज़रूरी नहीं है, अंग्रेजी भी हो सकता है। तो देखिए कि ये पहला ये तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ समाचार पत्र और उसके संपादक का नाम दिया गया है। देखिए पहला में दिया गया है हमदर्द मोहम्मद अली गौहर, ये एकदम सही है। कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपका देखिएगा कि कामरेड का संस्थापक मोहम्मद अली जौहर ने किया था। तो ये आपको याद रखना है, दोनों का हमदर्द और कामरेड। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नवजीवन आपका महात्मा गांधी सही है। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, ये भी सही है। इस प्रकार देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका मिलान करना है। एक तरफ बांध और एक तरफ राज्य दिया गया है, तो कौन सा बांध किस राज्य में है ये बताना है। ककरापार ये आपका गुजरात में हो जाएगा। तो ई का आपका डी हो जाएगा। कोयना देखिएगा कि ये आपका महाराष्ट्र में है। तो बी का 1 हो जाएगा। पंबा तो आप जानते ही हैं कि ये कहाँ पे है, केरल में है। तो सी हो जाएगा। सुइल आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ए का आपका 4th, बी का आपका ए, सी का आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार अगर मिलान किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो ये आपका 36% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। एकदम सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेवारी दी गई है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। एकदम सही है।
तो देखिए कि तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, निम्न में से किस खेल को पहली बार 2028 ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है? तो इसमें देखिएगा कि आपका फ्लैश फुटबॉल हो जाएगा और फिर आपका स्लेश सक्सेस हो जाएगा। तो ये आपका 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ है का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कहाँ पे किया गया? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका पुणे में किया गया, जो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन बिहार में किस आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये प्रारंभ किया गया था। और देखिए कि इसमें सारण जिला और उसके आसपास का जिला जो है अग्रणीय था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बिहार पंचायती समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया? ये किया गया था आपका 1958 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ है या कहाँ था? तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा सिपरावागढ़ में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ष 1938 में 26वें अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन पटना की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार से प्रकाशित पहली हिंदी दैनिक पत्र कौन था? तो पहली हिंदी दैनिक पत्र देखिएगा कि आपका सर्वहितैषी था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये आपका न्यायमूर्ति रामकृष्णन गवई हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक का अगर बात किया जाए तो देखिएगा, ए मैटर ऑफ चाइल्ड्स पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। तो ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार जैव ईंधन उत्पाद संवर्धन 2025 से संबंधित कथनों में कौन सही नहीं है? तो इसमें गलत चुनना है। तो देखिएगा कि आपका इसका उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहन करना है, एकदम सही है। इसका उद्देश्य राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना है, ये भी सही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल के माध्यम से संपीड़न बायोगैस इकाइयों के लिए चरण 1 मंजूरी की समय सीमा 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी सही है। तो देखिए तीनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 मई 2025 को भारत के किस देश के साथ मुक्त समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यूएई के साथ में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत कथन बताना है। पहला में दिया गया है, इस खेल का सभी पदविताएं बिहार में आयोजित किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। बिहार के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली में भी थोड़ा बहुत किया गया है, बाकी ये सही है। इस खेल में बिहार ने कुल 36 पदक जीते। इस खेल में महाराष्ट्र ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। इस खेल में बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2025 में बिहार से कितने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शारदा सिन्हा को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? तो शारदा सिन्हा को, और एक लोक गायक हैं यहाँ के। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार सबसे अधिक किस पर खर्च यानी मंद कर रही है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका करों और शुल्क में राज्य का हिस्सा। तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41% किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार के द्वारा देखिएगा कि प्रथम स्थान हासिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर अष्टस्थापन योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? तो ये लागू किया जा रहा है आपका बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, सूची दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य और जिले यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें देखिएगा कि आपका मिलान करना है। तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये मुंगेर में है। तो एक का आपका 2 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया।
पूर्व वन जीव अभयारण्य, इसके पहले देखे थे लोग, ये आपका कहाँ पे है, तो बेतिया में है। तो बेतिया में या कहिए पश्चिम चंपारण में। तो बी का आपका एक हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य ये गया में है, और राजौरी वन जीव अभयारण्य नवादा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये आपका 2.98 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार के किस जिले में चावल की सबसे कम उत्पादन प्राप्त होती है? तो चावल का सबसे ज़्यादा तो रोहतास में होता है, और अगर सबसे कम देखा जाए तो मधुबनी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसमें का अंतिम क्वेश्चन है, ब्रेडा द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट किस योजना के तहत बिहार में लगाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय और अष्टपादन योजना, ये सही है। जल जीवन हरियाली योजना, ये भी सही है। एकीकृत विद्युत विकास योजना, ये भी सही है। तीनों सही है, तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे ये समाप्त हो रहा है, हालांकि इसमें ज़्यादा उतना हम समझाए नहीं है, लेकिन बाकी और सब टेस्ट हैं, दृष्टि IAS, एडुटेरिया और आस्था का, तो उसमें अच्छा तरीक़ा से समझाते हैं। इसमें थोड़ा देखिए कि बगल में काम चल रहा है, इसके कारण भी थोड़ा सा समस्या हुआ है। तो आगे देखिए कि आज तो काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद अच्छे तरीक़े से देखा जाएगा। तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।